बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MGT 402 लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट गिवन। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम ये अकाउंटिंग की सॉल्व करनी होती है तो हमारे पास ना डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी होती है और ना ही फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इसकी जगह वो हमें एक अमाउंट दे देते हैं जिसका नाम होता है कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली हमारे पास इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। These are the two costs which converts the raw material into finished goods. Because देखें जो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा उस पर अगर हम ये वाली कॉस्ट अप्लाई करेंगे डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की, तो ये हमारी किस चीज़ में मदद कर रही हैं? उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में। तो इसलिए कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, बिकॉज ये कन्वर्ट कर रही हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास दो कॉस्ट्स आ जाती हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो कि हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह की है, देन कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा और साथ में हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो एक और मसला जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, तो उसमें अक्सर हमें फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं दी होती। तो इसका उन्होंने क्या आसान सा तरीका आपके पास ये है कि आपको दिया होगा क्लोजिंग फिनिश गुड यूनिट्स कि क्लोजिंग के वक्त आपके पास कितने गुड्स तैयार थे, उनके कितने यूनिट्स थे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट पर यूनिट से, यानी कि एक यूनिट आपके पास कितने का है और क्लोजिंग के वक्त टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हैं। और फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं दी होगी, तो उस सूरत में हमारे पास क्वेश्चन हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसकी मदद से हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमारे पास ऐसे ही आएगी कि हम कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से। तो अब जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट होती है, जैसे हम पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, उसमें ज़ाहिर दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा और दूसरा नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे। तो अगर हमें ये दो चीज़ें दी हों तो हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इज़ कैलकुलेटेड इन द वे एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का तो हम पहले ही फार्मूला देख चुके हैं। Whereas number of units manufactured will be obtained through the following working। कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स अब हमने निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए बेसिकली हम करेंगे यूनिट्स सोल्ड, या जितने यूनिट्स हमारे पास बिक चुके हैं उसमें हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग यूनिट्स के क्लोजिंग के वक्त हमारे पास कितने यूनिट्स थे, इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स जो कि ओपनिंग के वक्त थे, तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये आपने याद रखना है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये उन्होंने इसकी इक्वेशन बना दी है कि ओपनिंग जो से फिनिश गुड्स हैं उनकी यूनिट्स, इसमें अगर आप ऐड कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। तो ये इसी इक्वेशन को बेसिकली रीअरेंज किया हुआ है। जब आपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने हैं तब आपने ओपनिंग को नेगेटिव रखना है, और जब आपने यूनिट सोल्ड निकालने हैं तो आपने उससे ऑपोजिट करना है, आपने क्लोजिंग को नेगेटिव रखना है और ओपनिंग को तब पॉजिटिव रखना है। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब है इन्वेंट्री डेट इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड आउटपुट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर ऑफिस यूज़ एंड पैकेजिंग। तो मटेरियल बेसिकली वो है जो आप अपनी फैक्ट्री में इनपुट देंगे, जिसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाएगा जो कि आपके पास कोई फिनिश गुड या फिर कोई सर्विस होगी। तो इसकी देखें कैटेगरीज़ में हमारे पास आ जाता है मटेरियल या फिर सप्लाइज। सप्लाइज जो हमारी ऑफिस सप्लाइज या फिर शिपिंग सप्लाइज होती हैं, जिसमें आपकी स्टेशनरी आ जाती है। ओके, और मटेरियल में हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे इनकी क्या कैटेगरीज़ हैं, तो मटेरियल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल ये देख लिया हमने, और सप्लाइज ऑफिस या फिर शिपिंग सप्लाइज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारे पास वो होती हैं जो कि ट्रेसेबल होती हैं इन फुल इन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि इनकी आप पूरी कीमत को ट्रेस कर सकते हैं। जिस तरह कुछ ख़रीदते वक्त कुछ टेबल बनाते वक्त आपने मैन्युफैक्चरिंग के वक्त
वुड ख़रीदी थी तो उसकी कॉस्ट आपको पूरी पता होगी, लाइक ये मैंने $500 की ख़रीदी है, फुली ट्रेसेबल, इसकी आपके पास इनवॉइस मौजूद होगी। तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री सप्लाईज़ ये इनकर कब होती है, जब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बट इसको हम फुली ट्रेस डाउन नहीं कर सकते यूनिट कॉस्ट में, कॉस्ट की यूनिट में। यानी कि अब जौन सी आपके पास एक टेबल तैयार हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें आप ट्रेस किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें जो वुड लगी है, जो नेल्स इसमें लगे हैं, ओके, या फिर इसमें कोई पेंट है, तो उनको तो आप ट्रेस डाउन कर सकते हैं। बट इसमें कोई ऐसी चीज़ लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसकी पॉलिशिंग की मटेरियल की कॉस्ट थी, तो आप उसको फुली ट्रेस डाउन नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को भी आप फुली ट्रेस डाउन नहीं कर सकते वो आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। ओके, ऑफिस सप्लाईज़ ये वो कॉस्ट है उन आइटम्स की या उन गुड्स की जो कि ऑफिस में मौजूद होती है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी। देन शिपिंग सप्लाईज़ ये वो कॉस्ट है जो कि पैकेजिंग में यूज़ होती है, जब आपने अपने फिनिश गुड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, शिपिंग करनी होती है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड सप्लाईज परचेज्ड इज़ नॉट चार्ज टू द प्रोडक्शन, ओनली दैट मच कॉस्ट इज़ चार्ज which matches the revenue earned in the period। तो इसको समझने के लिए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख की आपने वुड ख़रीद ली, ठीक है, बट आपने इसमें से सिर्फ 6 लाख की वुड को यूज़ किया, ठीक है, ये यूज़ हुई है आपकी। अब ये किस में यूज़ हुई है, जो आपने दिस मंथ आपने जो चेयर्स बेची हैं, ठीक है, चेयर्स बनाई हैं फॉर एग्जांपल आपने, तो आपने जितने की इस मंथ चेयर्स बेची हैं वो आपने 6 लाख की लकड़ी की बेची हैं और टोटल आपने 10 लाख की लकड़ी ख़रीदी थी। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आप सिर्फ इस 6 लाख को रिकॉर्ड करोगे एज एन एक्सपेंस, ओके, एज एन एक्सपेंस। तो रिमेनिंग 10 लाख में से 6 लाख गए तो आपके पास कितना बचा, आपके पास फॉर एग्जांपल 4 लाख बचा, राइट। तो ये जो 4 लाख है ये आपकी बैलेंस शीट पर रहेंगे एज एन एसेट, ओके, ये आपकी इन्वेंट्री है, ये आपकी इन्वेंट्री में रहेंगे। तो बेसिकली इसको हम एज एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे इस 6 लाख को। तो यही कहा जा रहा है हमें कि इसके बाद आपके पास स्टॉक बच जाएगा अनयूज्ड या अनकंज्यूम्ड सप्लाईज़ का और अनसोल्ड फिनिश्ड इन स्टोर्स और वेयर हाउसेज़। और जो मटेरियल आपका बन चुका है, जो फिनिश गुड हो चुके हैं, वो आपके स्टोर्स या वेयर हाउसेज़ में रखे जाएंगे। देन इन्वेंट्री इज़ एन एसेट दैट इज़ हेल्ड। इन्वेंट्री वो एसेट है जिसको कहाँ रखा जाता है, एज मटीरियल एंड सप्लाईज़, या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं हुए वो, या फिर फिनिश गुड, इन सबको इन्वेंट्री में रखा जा सकता है। और इन्वेंट्री मेंटेनेंस सिस्टम्स, इन्वेंट्री को मेंटेन कैसे किया जाता है, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो बेसिकली इनमें क्या फ़र्क है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में एक डेली रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, बल्कि एक किसी पीरियड के एंड पर, फॉर एग्जांपल अ मंथ हो रही है, इसके एंड पर एक फ़िज़िकल काउंट किया जाता है, फिर इन्वेंट्री का ऐसा हिसाब रखा जाता है। और परपेचुअल सिस्टम में रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं, परपेचुअली वो अपडेट हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली। तो ये फ़र्क है। आगे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बेटा कॉरपोरेशन की। इसमें उन्होंने हमें उनकी इन्वेंट्री बताई है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर। तो मटेरियल हमारे पास 1 जनवरी को इतना था, 31 दिसंबर को इतना। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड इन्वेंट्रीज़ ये सब उन्होंने हमें दिया हुआ है। बट जो फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है हमारे पास, फिनिश गुड जो हैं इनकी ओपनिंग हमें दी हुई है और क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो क्लोजिंग हम फाइंड करेंगे खुद। देन फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है ये उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, ये ऊपर तीनों कॉस्ट्स थी। ये फिनिश गुड इन्वेंट्री में जितने यूनिट्स हैं वो दिए हुए हैं आगे कि 1 जनवरी को हमारे पास 300 यूनिट्स थे और 31 दिसंबर को हमारे पास 420 यूनिट्स हैं। और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट्स हमारे पास बिके हैं, तो हमारे पास 3880 यूनिट बिके हैं एट ₹220 पर यूनिट। आगे हमें मटेरियल परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, फ्राइट इन और परचेज डिस्काउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल ये दिया हुआ है। हमने क्या बनाना है, हमने
करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है इस दी हुई इंफॉर्मेशन से। तो सोल्यूशन हम देख लेते हैं। देखें, डायरेक्ट जो हमारे पास मटेरियल था ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें हमने नेट परचेसेस को ऐड किया। तो देखें, सबसे पहले हम फाइंड क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स की कि हमारे पास टोटल डायरेक्ट कितने मटेरियल्स कंज्यूम्ड हुए हैं, राइट। तो इसमें हम बाकी परचेसेस ऐड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल में हम हमारे पास जो मटेरियल परचेज्ड है उसको ऐड कर लेंगे, राइट। देन फ्राइट इनवर्ड कि हमारे इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा हुआ है, और इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे बिकॉज़ वो डिस्काउंट तो हमारे पास जो पैसे बच गए हैं वो हैं। तो 8,000 हमारे पास बच गया था। बाकी ये डायरेक्ट जो हमारे पास चीज़ें थी इनको हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। इसमें से हम रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये हम क्यों करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसमें अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट को ऐड कर देंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड था और हमारी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी, तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसमें हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को भी अगर ऐड कर देंगे कि जो अभी हमारे पास सेमी फिनिश गुड्स हैं जो कि अभी पूरी तरह फिनिश नहीं हुए, उनकी इन्वेंट्री को भी हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी कि इतने टोटल जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसकी टोटल इतनी कॉस्ट है। उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो कॉस्ट आ जाएगी जो कि मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। पहले कौन सी आनी थी, जितने टोटल मैन्युफैक्चर होने हैं, और ये अब आ रही है जो कि अब तक मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हमने स्टेटमेंट बनानी थी जो कि, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर तो हमारे पास आ गया। इसमें ओपनिंग फिनिश इन्वेंट्री को हम, जो कि फिनिश इन्वेंट्री है उसकी ओपनिंग को हम ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड उनको हम, वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। जब हमने जो मैन्युफैक्चर्ड हो गए हैं उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया उनकी, जो कि हमारे पास गुड्स बन चुके हैं, तो वो टोटल गुड्स आके जो कि हमारी इन्वेंट्री में इसलिए पड़े हैं ताकि हम उन्हें बेच दें, उसमें से क्लोजिंग को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है हमने उन चीज़ों को माइनस कर दिया जो कि बिक गई हैं हमारे पास, राइट। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कि इतनी हमारे पास टोटल जो बिक गई हैं उनकी इतनी कॉस्ट थी। यूनिट सोल्ड उन्होंने हमें बताया था कि 3,880 यूनिट्स हमारे पास सोल्ड हुए हैं। उसमें अगर आप ऐड कर दोगे कि फिनिश गुड की इन्वेंट्री में हमारे पास क्लोजिंग के वक्त कितने यूनिट थे, तो वो 420 थे, और उसमें आप माइनस कर दोगे जितने आपके पास ओपनिंग के वक्त थे। ओपनिंग के वक्त थे 300, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ जाएंगे। मतलब कि जितने बिक गए उसमें आपने ऐड कर दिए जितनी क्लोजिंग के वक्त आपके पास पड़े हैं, और उसमें से आपने माइनस कर दिए अपनी ओपनिंग फिनिश गुड की इन्वेंट्री, तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे। तो टोटल 3,000 यूनिट्स हमारे 4,000 यूनिट्स हमारे पास बने थे। आप इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एल्जेब्रिक मैनर में कि ओपनिंग गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। तो ये आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपकी मिसिंग वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने यूनिट्स प्रोड्यूस को निकालना है तो इसकी जगह आप एक्स निकाल रख लें इक्वेशन में और बाकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो आपके पास वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइंड होके। तो बाकी ये हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, आगे कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं। ओके, तो कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ये बेसिकली वही फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था, जो कि हमारे पास ऐसे था कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट जो है आपकी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स से, राइट। तो चाहे डिवीजन में लिख लें, मल्टीप्लिकेशन में आपको जैसे ही फॉर्मूला याद रहता है, डिवीजन में याद रहता है तो डिवीजन में रख लें, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रहता है मल्टीप्लिकेशन में रख लें। तो हर फॉर्म इसकी याद ना करें, आप एक ही फॉर्म याद करें, तो इसको रीअरेंज आप फिर खुद ही कर लेंगे जैसे भी आपको ज़रूरत होगी। जैसे ऊपर भी हमारे पास आई थिंक डिवीजन में लिखा हुआ था, बट उसको हम मल्टीप्लिकेशन में भी देख लें, तो किसी भी फॉर्म में बस इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये हमने कैसे निकालनी है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज़ इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट। बेसिकली हम एक यूनिट की कॉस्ट को टोटल जितने हमारे पास यूनिट्स थे जो कि 420 थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आगे हम अपने
असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको कहा है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है एक प्रोडक्शन कॉस्ट की ऑफ रिवॉल्विंग चेयर कंपनी, और किस ईयर के लिए, हमारा ईयर का एंड हो रहा है March 31, 2006। तो आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और लाइट एंड पावर, ये दूसरी कॉस्ट आपको दी हुई हैं। आगे आपको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री, इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग आपको दी हुई है। और इस ईयर आपके टोटल 18,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए थे। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपने अप्लाई करनी है 30%, और किसकी बेस पर करनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आपने ये 30% अप्लाई करना है। तो फाइंड आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, नॉर्मल पर और एक्चुअल पर, कि ये जो अप्लाइड रेट के साथ था वो नॉर्मल पर, और जो एक्चुअल में हमारे ये ओवरहेड था, एक्चुअल ओवरहेड, उसके साथ कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट, के कितना हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ओवर अप्लाई या अंडर अप्लाई कर दिया था। तो अब सवाल पैदा होता है, ऐसा क्वेश्चन देख के उन्होंने हमें हिंट्स भी नहीं दिए हुए, हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी, कि जो सबसे पहले क्वेश्चन में ही उन्होंने हमें बताया हो कि आपने ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक चीज़ दी हुई है जो कि हमारे पास है अप्लाइड ओवरहेड हमारा। अब आप कहेंगे हम यहाँ से स्टार्ट क्यों करें, बिकॉज आपके हैंड्स आउट में, आपके लेक्चर्स में उन्होंने हमें यही बताया हुआ है कि जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास होती है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमारे पास 3 चीज़ों से मिलके बनती है, राइट। लाइक मटेरियल, इसमें आप ऐड कर दें लेबर, फिर आप इसमें ऐड कर दें ओवरहेड। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट 2% तो हमारे पास हैं, डायरेक्ट मटेरियल का भी, लेबर का भी हमें दिया हुआ है, राइट, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो ओवरहेड हमारे पास, ये अप्लाइड ओवरहेड हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये हमारे पास एक मिसिंग पीस है, और इस मिसिंग पीस के अलावा हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम करते हैं सबसे पहले। तो बेस हमारे पास उन्होंने हमें क्या दी हुई है, बेस हमें दी हुई है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आप जाके देखेंगे कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 2,90,000, राइट, ये हमारी बेस है। इसका हम निकालेंगे 30%, राइट, जो कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है अप्लाइड। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से। तो देखें, कर लेते हैं, ये 2,90,000 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30% से, तो ये हमारे पास आ जाता है, आई थिंक 87,000 आना चाहिए। दोबारा करते हैं, आई थिंक मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया था, 3 या 4 ज़ीरोज़, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 30%, यस। तो 87,000 हमारे पास आएगा, ओके। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अप्लाइड FOH है, इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स अप्लाइड FOH। तो ये हमने जिस मकसद के लिए निकाला था, ये हमने क्यों निकाला था, ताकि हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को निकाल सकें। तो ये अब हम अपनी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट FC लिख रही हूँ मैं। तो इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस ये अपना जो अप्लाइड हमारे पास FOH है, इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल जो कि 4,40,000 है हमारे पास, इसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर जो कि हमारे पास ये 2,90,000 है हमारे पास, 2,90,000, और इसमें हमने ये अप्लाइड अपनी ओवरहेड ऐड करना है जो कि हमारे पास 87,000 आ गया। तो ये टोटल हमारे पास, ये पिछला आई एम इरेजिंग, आप लोग इसे साथ साथ नोट करते जाइएगा ताकि एक टोटल क्वेश्चन आपके पास हो इंटायरिटी में, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास कितनी बन गई,
ये हमारे पास 8,17,000 बन गई। अब हम निकालेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट हम बना रहे थे ना, तो इसका हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा है क्योंकि हम जो रिक्वायर्ड था स्टेटमेंट में वो निकालने लगे हैं। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है ये आपने इस वाली स्टेटमेंट में करनी है, ऊपर हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में, राइट। ओके, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो हमारे पास है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, राइट। तो हमने बेसिकली वो कॉस्ट निकाली है जो कि कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड है। बट इंफॉर्मेशन में देखें हमारे पास अभी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मौजूद है, मतलब कि कुछ ऐसा काम था जो कि इस साल के इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास शुरू हुआ था बट वो ख़त्म नहीं हुआ। तो वो जो हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारे पास फिनिश ही नहीं हुआ, वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में नहीं आएगा। तो हमने अपनी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को इस तरह एडजस्ट करना है, ये जो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास सिर्फ उस चीज़ की कॉस्ट आए जो कि हमारे पास एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है हमारे पास। इसमें आप ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को जो कि हमारे पास ओपनिंग है, और उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। ये देखें ये ओपनिंग थी हमारे पास, ओके। तो ये ओपनिंग वाली को ऐड कर देंगे और ये जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ये क्लोजिंग वाली है। बिकॉज देखें अब कहेंगे क्लोजिंग वाली क्यों है, क्योंकि ये ईयर के एंड पर ये 2006 वाली है हमारे पास, तो ये क्लोजिंग है, इसको आप माइनस कर देंगे, राइट। तो ये हम कर लेते हैं, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। तो ये जो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है 8,17,000, राइट। इसमें आप ऐड कर देंगे दिस ओपनिंग जो कि हमारे पास है 41,200, और इसमें से आप माइनस कर देंगे जो कि हमारे पास क्लोजिंग है विच इज़ 42,500, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, राइट। वेट अ मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड which is 8,15,700। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट निकालनी है और उसमें हमने नॉर्मल पे भी बताना है और एक्चुअल पे भी बताना है। तो नॉर्मल वही था जिसमें हमने अप्लाइड ओवरहेड को देखना है, और एक्चुअल जिसमें जो हमारा एक्चुअल ओवरहेड आया उसको देखेंगे, राइट। तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखते हैं सबसे पहले। तो अब जो हमारे पास जो एक्चुअली में बिक चुके हैं, जो कि सोल्ड हो चुके हैं, या राइट, ये तो हो गया। अब ये सोल्ड जो हो चुके हैं अगर हमने वो निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि अब तक हमारे पास हमारी शेल्फ पर पड़े हैं, हमारी इन्वेंट्री में पड़े हैं। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हुए ना, जो कि फिनिश गुड जो कि क्लोजिंग के वक्त हमारे पास अभी भी मौजूद है, मतलब वो बिके नहीं, उनको माइनस कर देंगे टोटल जितने बने थे उनमें से, तो हमारे पास वो आ जाएंगे ना जो बिक चुके हैं। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। तो देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जो कि हमारे पास क्या है 31,500, ये उसकी कॉस्ट है। तो आप पहले तो वो निकालेंगे ना जितने सेल्स के लिए अवेलेबल हैं उनको निकाल दिया, फिर उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले अवेलेबल टोटल कितने निकालने हैं, आप कहेंगे वो तो हमने निकाल लिए, ये जो हमारे पास 8,15,700 आ गए। तो बट इसके अलावा भी हमारे पास मौजूद, आप कहेंगे कैसे, कहाँ से आ गए, वो यहाँ से आ गए कि फिनिश गुड की कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री भी तो थी ना हमारे पास, यानी कि ओपनिंग के वक्त जब हमने ये सब नहीं बनाया था तब भी वो कुछ चीज़ें हमारे पास शेल्फ पर पड़ी थी, तो उनको ऐड कर देना सबसे पहले। तो इसमें आप ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास था और 34,300, राइट। इसको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 850। तो 8,50,000 ये आपके पास टोटल सेल्स के लिए अवेलेबल है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री के जितने पड़े थे उनमें से कितने चले गए, ठीक है। और अब कितने बचे हैं उनको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने बिक गए, राइट। तो इसमें से आप माइनस कर दें ये 31,500, तो ये आपके पास बचेगा
8,18,000 और 500, तो ये आपके पास आ गए। ये आपके पास क्या आ गया, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास, राइट। बट ये नॉर्मल पे हैं। अब आप कहेंगे ये नॉर्मल पे कैसे हैं? ये नॉर्मल पर ऐसे हैं कि इसमें जो हमने डायरेक्ट लेबर, ये जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकाला था, ये हमने 30% अप्लाई करके निकाला था, राइट। तो अब आपने एट एक्चुअल निकालना है। तो एक्चुअल ओवरहेड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्पेसिफिक हमें हमारी लिस्ट में बिल्स दिए हुए थे फैक्ट्री के, उन सबको ऐड करके एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे। तो वो हमें दिए हुए हैं, तो इस सबको हम इरेज कर देते हैं। एक्सपेक्ट फॉर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के, राइट। तो अब देखें, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर है और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, ये नॉर्मल पर है हमारे पास। अब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा, सही है, लाइट एंड पावर भी आ जाएगी, डिप्रिसिएशन भी आ जाएगी, रिपेयर्स टू मशीनरी भी आ जाएगा और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। इन सबको आपने ऐड कर लेना है, राइट। इन सबको ऐड कर लें। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 89,760। और अप्लाइड ओवरहेड क्या था? अप्लाइड ओवरहेड हमने निकाला था ये 30% को इस पर अप्लाई करके अपने डायरेक्ट लेबर पर, राइट। तो वो हमारे पास आया था 87,000, राइट। वो 87,000 आया था। तो अब इनका डिफरेंस आप निकाल लें। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो एक्चुअल है वो असल में ज़्यादा था और जो हमने अप्लाई किया था हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो ये हमारा एक्चुअली में ओवर अप्लाई नहीं हुआ, ये हमारे पास एक अंडर अप्लाई की एग्जांपल आ गई है कि हमने अंडर अप्लाई कर दिया था। ये अंडर अप्लाइड है हमारे पास। तो कितना अंडर अप्लाइड है इसको माइनस करके देख लेंगे। तो ये हमारे पास बनता है 2,760 रुपीज़। तो इतना हमने अंडर अप्लाई कर दिया था। तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स एट एक्चुअल कैसे निकालेंगे, राइट। तो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड एट नॉर्मल आई थी, क्योंकि अंडर अप्लाइड था, तो अंडर अप्लाइड को आप इसमें माइनस कर देंगे। सॉरी, बिकॉज हमने अंडर अप्लाई किया था तो हम ऐड करेंगे। ओवर अप्लाई के केस में हम माइनस करते आए हैं, राइट। तो इसमें हम ऐड कर देंगे बिकॉज हमने तो कम अंदाज़ा लगाया था ना, हमें ये ज़्यादा पड़ गई कॉस्ट। तो इस जो ज़्यादा पड़ गई है, तो जितना हमने कम अप्लाई किया था उसको हम ऐड कर देंगे, ओके। तो इस 2,760 इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,21,260। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल है, एट एक्चुअल। तो ये एक्चुअली जो उन्होंने हमें फोर्थ में कहा था ना कि अमाउंट ऑफ ओवर या अंडर अप्लाइड निकालनी है, तो ये हमारी सेकंड स्टेप में ही क्योंकि निकल आई थी। तो इधर बस आप ये कैलकुलेशन करके कि ओवर और अंडर अप्लाइड कैसे निकाला है इसमें लिख देंगे। एंड देन कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, वो था हमारे पास कि देखें, कॉस्ट पर यूनिट दिस इज़ इक्वल टू जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, टोटल कॉस्ट है, यानी कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देखिए ये तो हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास लिखी हुई है 8,15,700। इसको आपने किससे डिवाइड करना है? नंबर्स ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो अब नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास देखते हैं दिए हुए हैं कि नहीं। तो ये नहीं दिए हुए, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमें निकालने पड़ेंगे पहले कि वो कितने थे, राइट। तो देखते हैं, नो बल्कि ये यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। देखें कि इस साल हमारे पास 18,000 यूनिट्स बने हुए थे। तो आपने अब बेसिकली बस क्या करना है कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि लेट्स सी, ये देखें, आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट, इसके लिए इस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो कि आपके पास 8,15,700 है, इसको डिवाइड कर देना है जितने यूनिट्स टोटल बने थे 18,000 से, राइट। 18,000 थे, इनसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम देखते हैं। तो यूनिट्स फैंस हैं आपके पास, इनकी इंफॉर्मेशन आपको 2006 ईयर के लिए दी हुई है। डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, 40% वेरिएबल एंड 60% फिक्स्ड है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 80% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड। सेल्स, इन्वेंट्री ओपनिंग, फिनिश गुड्स
100 फैंस दिए हुए हैं, राइट। डायरेक्ट मटेरियल और इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है, फिनिश गुड्स और आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, और उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कोई इन्वेंट्री नहीं थी आपके पास। तो एक बात आपने नोट की होगी और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो बार क्यों डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, राइट। ये मतलब रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है क्या? तो ऐसा नहीं है। बात ये है कि उन्होंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि फ़र्स्ट क्वार्टर के लिए है, राइट। तो फर्स्ट क्वार्टर से मतलब आप समझ लें कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो एक समझ लें ओपनिंग बैलेंस है और एक क्लोजिंग का आपका। तो फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे, जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उनमें वो भी हमारे पास आ जाएंगे जो कि बिक चुके हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला आपके पास सिंपली यही है कि जो बिक चुके हैं सोल्ड, उसमें आप ऐड कर देंगे क्लोजिंग, तो उसमें से ओपनिंग वाले माइनस कर देंगे। तो देखें जो आपके पास टोटल बिक चुके हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं सेल्स में कि वो हमारे पास हैं 12,400। इसमें से माइनस करने हैं आपने क्लोजिंग वाले, इसमें आपने ऐड करने हैं क्लोजिंग वाले, तो वो है 200। तो ऐड कर देंगे 200 और माइनस कर देंगे ओपनिंग वाले जो कि 100 हैं। तो ये आप कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर। तो ये बेसिकली हम काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, बट लेट मी स्टिल गिव यू एन आइडिया ये कैसे करना है आपने। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो आपके पास हैं वो आपने निकाल लेने हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो कि जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, राइट, ये डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, सही है। इसमें आपने ऐड कर देना है जो आपने डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ किया था। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, इन दोनों को ऐड कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया ये डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग के वक्त जो था, डायरेक्ट मटेरियल जो कि क्लोजिंग के वक्त था। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास टोटल डायरेक्ट मटेरियल जो कि कंज्यूम आपने किया वो आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जब ये निकाल दिया फिर आपने अपनी टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट निकाल लेनी है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट वो आप कैसे निकालेंगे कि जो आपके पास मटेरियल है, ये मटेरियल आ गया, राइट। तो जो मटेरियल आपके पास आ गया इसको मैं खाली एम से डिनोट कर रही हूँ, चलिए हम मटेरियल ही लिख देते हैं, मटेरियल प्लस इसमें लेबर ऐड कर देंगे आप, जो डायरेक्ट लेबर है, तो लेबर ऐड कर दिया इसमें, प्लस आपने अपना फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देना, राइट। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड 40% और 60% ये उन्होंने टोटल कैलकुलेट करके दिया हुआ कि इसमें से 40% वेरिएबल था और 60% फिक्स था, बट आपने ये अमाउंट यूज़ करनी है जो कि उन्होंने दी हुई है, राइट। तो इससे आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी और फिर आपने क्या करना है, फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने निकाल लेनी है, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपकी ज़ीरो थी, राइट। तो फिर ये जो आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है जो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो फिर जो आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, अगर आप इसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को ऐड करते तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाती, बट क्योंकि वो ज़ीरो है तो आप ज़ीरो को ऐड करेंगे, तो फिर ये जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। तो आगे है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री। तो सबसे पहले फिनिश गुड के लिए हम उसकी बेस देखते हैं। तो हमारे पास क्या बेस बनती है कि जो हमने एक टोटल कॉस्ट निकाल ली होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने निकाल ली होगी, और टोटल यूनिट्स आपके पास कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये यूनिट्स 12,500 थे, राइट। तो आपने क्या करना है, रेट कैलकुलेट कर लेना है कि क्या आपकी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। तो इसको आपने अपने जो यूनिट्स से 12,500 उससे डिवाइड कर देना है, जो भी आपके पास कॉस्ट आई होगी, तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब ये जब आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई तो पूछा उन्होंने था क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री के, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग के वक्त इन्वेंट्री थी उनकी क्या वैल्यू होगी। तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग के वक्त 200 थे हमारे पास, 200 फैंस थे। तो ये जो भी हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये x है, तो इस x को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस फिनिश गुड्स 200 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री,
ठीक हो गया। आगे हम देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर। तो इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली आपने क्या करना होता है कि सेल से आप स्टार्ट करते हैं, फिर सेल्स में से आप अपने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो से होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। जो टोटल सेल्स होती है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कॉस्ट बनाने में आपको आई थी उसको आप माइनस कर देंगे उन प्रोडक्ट्स की जो कि आप बेच चुके हैं, तो उनकी कॉस्ट को माइनस करेंगे ना, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से आप अपने ऑफिस एंड सेलिंग कॉस्ट जो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। तो बेसिकली इसमें आपने यही करना है। तो जब ये आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इसमें आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें ये हम पहले देख चुके हैं, तो आपने वही सेम चीज़ अप्लाई करनी है, राइट। तो इसमें जब ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा तो इसमें आपने ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है आगे। तो इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली आप यही निकालेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, और जो टोटल सेल्स है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देंगे, तो आपके पास आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने से पहले जो प्रॉफिट होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ तक आ गया। आगे वो पर यूनिट आपने कैसे निकालना है, तो इसमें बेसिकली आपने यही फॉर्मूला लगाना है कि जो टोटल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया होगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, उसको यूनिट से, यूनिट सोल्ड जितने आपने बेचे हैं उनसे डिवाइड कर देना है। आगे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर यूनिट। तो जो नेट प्रॉफिट आया होगा उसको भी आपने यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। तो इसके लिए जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा आपने उसको डिवाइड करना है, ये जो आपके पास टोटल सेल्स आई है, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो टोटल है उसको इस सेल्स से, ये जो 6 लाख और 63,000, आई एम सॉरी आई थिंक इट्स 66 लाख एंड 34,000, राइट। तो ये 66 लाख 34,000 से आपने डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशो, क्योंकि ऊपर आपने ग्रॉस प्रॉफिट रखा है और डिनोमिनेटर में सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशो, इसमें जो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स आपके पास आई होगी सोल्ड, इसको डिवाइड कर देना है सेल से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। देन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, तो ये हम ऊपर जाके देखते हैं। देखें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, तो देखें यहाँ पर उन्होंने हमें फिक्स्ड और वेरिएबल चीज़ें दी हुई थी, तो ये हम फैक्ट्री ओवरहेड में देखेंगे। तो देखें 40% यहाँ पर वेरिएबल है और 60% फिक्स्ड है। उन्होंने हमें क्या पूछा, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। वैसे प्रोडक्शन को भी नोट करें, बिकॉज फिक्स्ड तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव हमारे प्रोडक्शन में नहीं आते। जो प्रोडक्शन में आता है वो हमारे पास क्या है, देखिए मार्केटिंग भी नहीं आती प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में सिर्फ हमारे पास आता है फैक्ट्री ओवरहेड। जो बाकी चीज़ें हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसमें उन्होंने हमें बताया ही नहीं फिक्स्ड कितना और वेरिएबल कितना, तो फैक्ट्री ओवरहेड बचता है। तो इसमें 40% वेरिएबल है, बट ये नहीं हम देखेंगे, 60% फिक्स्ड को देखेंगे। तो ये जो हमारे पास 7,64,000, राइट। तो ये 7,64,000 में से 60% फिक्स निकाल लेंगे, तो 7,64,000 का 60% आप निकाल लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखें ये मोर देन हाफ आएगी, मतलब कोई 4 लाख समथिंग, ओके। तो आगे हमारे पास आ जाता है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो देखें वेरिएबल है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, चलें हम फैक्ट्री ओवरहेड का 40% निकाल लेते हैं क्योंकि वही वेरिएबल था। बट नहीं, जहाँ पर उन्होंने आपको फिक्स का नहीं बताया, तो मतलब कि डायरेक्ट परचेज जो मटेरियल था हमारा, वो भी हमारे पास फिर वेरिएबल कंपोनेंट आ जाता है, और लेबर भी हमारे पास क्या कहते हैं वेरिएबल आ जाता है। एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड का जो वेरिएबल पार्ट है 40%, वो भी वेरिएबल ही आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, बट उन्होंने एक बात कही हुई है पर यूनिट, तो सबसे पहले आपने हर चीज़ पर यूनिट निकाल लेनी है। वो आपने कैसे निकालनी है कि देखें जो डायरेक्ट हमारे पास मटेरियल, जो हमने मटेरियल परचेज़ किया था, राइट। तो अच्छा, तो पहले तो डायरेक्ट मटेरियल आप ऐसे यूज़ नहीं करेंगे कि जो दिया हुआ वही उठा के यूज़ कर लिया। हमने डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो टोटल यूज़ करना है। तो वो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास ओपनिंग वाला, वो मतलब कि ये 68,000 वाला, राइट। इसमें आपने ऐड कर देना है जो कि आपने परचेजेस की थी, जो कि हमारे पास ये दी हुई हैं, ओके।
ये परचेजेस वाले को ऐड कर दिया, फिर इसमें से जो लेफ़्ट ओवर है उसको माइनस कर दिया, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग के वक्त, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो आ जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। तो इसको आप टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे जितने भी आपके पास थे, वेयर यस 400, 12,400। तो आपके पास पर यूनिट इसका आ गया डायरेक्ट मटेरियल का। इसी तरह आपने लेबर पर यूनिट निकाल लेना है, ठीक है। तो लेबर तो आपको ये दिया हुआ था, इसको आपने डायरेक्ट ही यूनिट्स पर डिवाइड कर देना है, इससे आपके पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। फिर जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है, राइट, इसका वेरिएबल वाला पार्ट निकाल लेना है, यानी कि ये जितना था हमारे पास 74,000, इसको आपने 40% से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी आ जाएगा। तो इन सबको एंड पर आपने ऐड कर देना है, ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट को प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट को, ओके, पर यूनिट को, और ये फैक्ट्री ओवरहेड जो आपके पास आया है जो कि 40% है, ओके। इस 40% को भी आपने डिवाइड किया होगा यूनिट्स से, तो ये आपके पास आ जाएगा आपका वेरिएबल प्रोडक्शन। फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर यूनिट सोल्ड, तो देखें तो आपके पास कुछ और भी फिक्स एक्सपेंसेस आए थे, जैसे कि मार्केटिंग के और एडमिनिस्ट्रेशन के, राइट। ये मार्केटिंग के और एडमिनिस्ट्रेशन के, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनका फिक्स्ड पार्ट आपने निकाल लेना है, यानी कि इसका 80% निकाल लिया और इसका ये 100% ही था, इसको ऐसे यूज़ कर लिया, राइट। तो इनको आपने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है जितने आपके पास यूनिट सोल्ड हुए हैं आपके पास, यानी कि 12,500 और 12,400, ठीक है। इससे आप डिवाइड कर देंगे, ओके। तो आपके पास आ जाएगा, मतलब कि क्या करना है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस फिक्स निकाल लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स निकाल लिए, उनको ऐड कर दिया, जो टोटल आया उसको यूनिट से, नंबर ऑफ़ यूनिट्स से डिवाइड कर दिया, राइट। आगे आपके पास क्या आ जाता है, लास्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट सोल्ड। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वेरिएबल देखें प्रोडक्शन का तो आप पहले ही निकाल चुके हैं ना, वो वेरिएबल वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया था, और जो आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर निकाला था। तो बाकी जो एक्सपेंसेस है उसमें हमारे पास यही मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बचे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव 100% फिक्स थे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 80% फिक्स्ड है, तो मतलब 20% वेरिएबल है। तो ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस इनका आपने 20% निकाल देना है, ठीक है। एंड देन आपने उसको, क्योंकि पर यूनिट सोल्ड है, तो आपने ये टोटल यूनिट्स 12,400 से डिवाइड कर देना है, और यहीं पर फिर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेसन 7 को डिस्कस करेंगे।